नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि शायद उन्हें जानबूझकर मृत घोषित करके कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन ऐसी कहानियां सामने आई कि वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से एक रहस्यमयी जीवन बिता रहे थे। इस बात को लेकर कई दावे किए गए कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही है। ये तो सिर्फ दावे हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो सुभाष चंद्र बोस की मौत की बात को सच साबित नहीं करती और नेताजी के जिंदा होने के सबूत पेश करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त की नेहरू गवर्नमेंट ने विमान दुर्घटना वाले हादसे के बाद भी नेताजी के घर और उनके परिवार पर जासूसी कराने के लिए नजर क्यों रखी, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज तक उनकी अस्थियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया। यहाँ तक कि नेताजी का आज तक डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया गया। आखिर क्यों? इतिहास के पन्नों से झांकते हुए कुछ दावे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उस विमान दुर्घटना के बाद नेताजी को पास के ही मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कहानी में भयंकर ट्विस्ट ये है कि ब्रिटिश और जापान के कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों के स्रोत कहते हैं कि वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि उस आर्मी हॉस्पिटल में नेताजी के नाम का कोई भी इंसान वहाँ लाया ही नहीं गया था। लेकिन सस्पेंस ये है कि उस दिन यानी 18 अगस्त को हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति को लाया गया, उसके इलाज के दौरान मौत होने के बाद उसकी अस्थियां जापान के रिक्टोन में रखी गई, जबकि कहा यह जाता है कि वो अस्थियां नेताजी की है। सस्पेंस और रोमांच से भरी इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। यूपी में अपना जीवन बिता रहे गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे से नेताजी और उनके परिवार से जुड़ी हुई बहुत सी खास चीजें और फोटो का राज खुलकर सामने आ गया। बाबा के कमरे में से जो जर्मन दूरबीन मिली, जो सिर्फ नेताजी इस्तेमाल करते थे, गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, इस बात की ओर इशारा करते हुए वो राज सबके सामने आए जो सिर्फ खुद गुमनामी बाबा जानते थे। असल में उस कमरे से ऐसे लोगों के खत मिले जो नेताजी के बहुत करीब थे। हैरान और परेशान करने वाली बात तो ये थी कि इनमें पवित्र मोहन राय INA कमांडर के खत भी मिले। इन सभी सबूतों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें। और भी ऐसे बहुत से पुख्ता सबूत हैं जो ये इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही इंसान थे। अमेरिकन सर्टिफाइड एग्जामिनर कार्ल बजट की रिपोर्ट के जरिए बताया कि उन दोनों के द्वारा लिखी गई कुछ चिट्ठियों की लिखावट लगभग एक जैसी ही है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई, इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इतिहासकार परातुल चंद्र गुप्ता को जिम्मा सौंपा। उन्होंने नेताजी की मौत का सच पता लगाने के लिए एक गहरी शोध की, जिसके बाद उन्होंने अपने लेख में नेताजी के INA मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में ऐसे राज लिख डाले जिसे पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन इस 390 पेज की किताब को छपने से रोक दिया गया। लेकिन क्यों, किस वजह से? आखिर ऐसा क्या लिखा था उस किताब में जिसे छापने से रोका गया? आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस उस हादसे के बाद रशिया में कहीं अपनी जिंदगी बिता रहे थे और सरकार के अलग अलग अधिकारियों को उनके बारे में पूरी जानकारी भी थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर ये अधिकारी अपना मुंह खोल देते तो क्या होता? इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। तब तक हम आपको बताते हैं कि नेहरू जी की बहन सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी। रशिया में जाने के बाद उन्होंने लोगों से बात करते हुए ये बात कही थी कि मैं आज एक ऐसे इंसान से मिली हूँ जिसे जानकर शायद आपको इतनी खुशी ना मिली हो जितनी आजादी के वक्त मिली थी। इस इंसान का नाम सुनकर खुशी से आप हवा में उड़ने लग जाएंगे। लेकिन उनके इस भाषण को यहाँ से आगे पूरा ही नहीं होने दिया गया और नेहरू ने उन्हें रोक दिया। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि नेताजी और नेहरू के बीच जैसा लोगों को दिखता था शायद वैसा था नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच कई बार विवाद होते हुए भी देखे गए। उस वक्त का सबसे क्रूर और तानाशाह इंसान हिटलर के पास सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाने के लिए मदद लेने गए, क्योंकि उस समय हिटलर ब्रिटेन को तबाह करना चाहता था। नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने जापान से भी मदद की बात की। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में इनकी सेना हार गई, जिसके बाद अंग्रेजों और नेहरू ने मिलकर नेताजी को वॉर क्रिमिनल के तौर पर सबके सामने पेश किया। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यदि कोई वॉर क्रिमिनल आम जनता के बीच रहता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती थी। शायद यही एक वजह थी कि नेताजी सामने ही नहीं आए। इतना कुछ होने के बाद भी नेताजी की मौत से पर्दा नहीं उठा, तो इस बात से पर्दा उठाने के लिए साल 1955 में शाहनवाज कमीशन और 1970 में खोसला कमीशन ने अपनी जांच में बताया कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है। इस रिपोर्ट के बाद सबको यकीन ही होने वाला था कि नेताजी अब दुनिया में नहीं रहे। तभी 1999 में एक और जांच कराई गई जिसे मुखर्जी कमीशन ने किया। इस जांच को करने के लिए वो ताइवान गए और अपनी रिपोर्ट में सबको हिला देने वाली बात लिख डाली। उन्होंने लिखा कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ताइवान में 1945 में प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इसके बाद भी सवाल ये है कि आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
करके नेताजी की अस्थियों का DNA क्यों नहीं किया गया? ऐसे में उनकी अस्थियां को नेताजी की अस्थियां कैसे मान लिया जाए जो मंदिर में रखी हुई है? इस पचड़े को खत्म करने के लिए सरकार ने साल 2016 में कुछ गोपनीय फाइलों को लोगों के सामने पेश कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी चाल से काम किया गया क्योंकि ये सारे दस्तावेज अधूरे पेश किए गए, जिससे कुछ साबित नहीं होता। बल्कि एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि आखिर नेताजी इतने जरूरी क्यों थे और कैसे सिर्फ 20,000 ब्रिटिश लोग भारत की 30 करोड़ की जनता को अपना गुलाम बनाए हुए थे? ये सुनने में कतई भी संभव नहीं लगता। लेकिन अंग्रेज भारत की जनता को काबू करने में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने 30 करोड़ लोगों में से बहुत से लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारतीयों में कितना दम है। इस बात से डरकर एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कहा कि अगर हर एक भारतीय सिर्फ एक मुट्ठी भरकर मिट्टी अंग्रेजों के ऊपर फेंकना शुरू कर दे तो अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य उसमें दब जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इसी डर को सुभाष चंद्र बोस ने भांप लिया था। लेकिन उसके बाद नेताजी दुनिया को अलविदा कह गए। देश को कैसे चलाना है, देश के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, शिक्षा, समाज, विदेशी रणनीति, दुश्मन को धूल कैसे चिटानी है, इन सभी चीजों का प्लान नेताजी के पास था। अगर वो जिंदा होते तो शायद देश आज बुलंदियों की ऊंचाइयां छू रहा होता। उनके इस महान बलिदान और देश सेवा के सम्मान में कमेंट्स में उनके लिए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।